हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। मैं हूं देवी सिंह। हमने 3 लेक्चर जो है हमारा स्कीम्स पे बेस्ड था। अभी ये समझ लीजिए 2 लेक्चर करीब आएगा, तो एक ये रहा और एक और में हम कवर कर देंगे। तो एक होगा बजट से संबंधित और एक होगा जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित जो भी स्कीम्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम टाइम नहीं लॉस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें से कंप्लीट आपको पीडीएफ, कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट पीडीएफ और इसमें से टेस्ट मिल जाएंगे। ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको जाना है, भटनेर आईएएस जो है, तो डाउनलोड कर लेना है। इसमें से इसका प्राइस बहुत रिजनेबल है, 750 रुपया है। इसका प्राइस दीपावली के बाद करीब 1000% के साथ बढ़ जाएगा और ये मोर देन अगर हम बात करें तो ये 7000 से ऊपर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की पहली स्कीम है, योजना है, पहले तो ये कृषि और जो किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित योजनाएं रहेंगी कृषि क्षेत्र की जितनी हैं, तो मैं इन्हें एक एक को बारी बारी से समझाता चलता हूँ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड भाई मंत्रालय और विभाग साथ में लिखते चलना है। किसान भाइयों के लिए भी है ये, ठीक है। उन्हें कम से कम पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी योजना है। तो मंत्रालय और विभाग, इस योजना को कृषि और कल्याण मंत्रालय, इस योजना को कृषि और कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यरत कृषि और सहकारिता द्वारा चलाया जाता है। के अंतर्गत कार्यरत कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा, सहकारिता विभाग के द्वारा चलाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं भाई? देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक जो है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट है, एक मुद्रित रिपोर्ट है जो किसान को उसकी प्रत्येक जोत के लिए उपलब्ध कराई जाती है। जो किसान को उसकी प्रत्येक जोत के लिए, किसान को जोत के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इस रिपोर्ट में पीएच वैल्यू, ध्यान से सुनना है, इस रिपोर्ट में पीएच वैल्यू, पीएच मान कितना है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट होगी जो है पीएच वैल्यू, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक, जिसमें विद्युत चालकता, कार्बनिक जो है, कार्बनिक कार्बन ओसी, कार्बनिक कार्बन, इसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, जेडन होता है ना, जिंक, बोरान, आयरन, एफी, फेरम है ना, मैग्नीज, एमएन, कापर, सीयू जैसे करीब कितने हो गए, 12 तत्व हुए क्या? 1 2, यानी इसको ई से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गुड। तो 12 पोषक तत्वों को जो इसमें मृदा की स्थिति, इसमें से इसकी जानकारी रिपोर्ट में दी जाती है। ये 12 जो पोषक तत्व हैं, ध्यान रखना। आपको ये नहीं बहुत डिटेल से पूछेगा, 12 संख्या पूछ सकता है। 12 पोषक तत्वों की जो है जानकारी दी जाती है। यह जैविक खाद की सिफारिशों सहित 6 विभिन्न फसलों के लिए उचित जो है उर्वरक संबंधी सिफारिशों के 2 सेट भी प्रदान करती है। एक किसान विशेष मांग पर अतिरिक्त फसलों के लिए सिफारिश भी प्राप्त कर सकता है और यह खेत के लिए आवश्यक मृदा संशोधन को भी इंगित करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के कृषि विभाग के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसको जो है, इसे सभी राज्यों, ऑल स्टेट और यूटी, तो सरकारों के कृषि विभाग के माध्यम से लागू किया जा रहा है। लक्ष्य और उद्देश्य क्या है भैया? इसके लक्ष्य और उद्देश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए नंबर, पोषक तत्व प्रबंधन पर आधारित मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना। पोषक तत्व लिखते जाना भैया, पोषक तत्व प्रबंधन आधारित मृदा परीक्षण
को क्या करना है, बढ़ावा देना। उर्वरक की सही मात्रा में प्रयोग से खेती की लागत को, जो कॉस्ट है, कम करना है। खेती की लागत को कम करना है। साथ में पैदावार में वृद्धि करके किसानों को अतिरिक्त आय सुनिश्चित करना है। अतिरिक्त आय सुनिश्चित करना है। वहीं सतत धारणी कृषि को बढ़ावा देना है। सस्टेनेबल यानी सतत धारणी कृषि को बढ़ावा देना है। साथ में किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा और उसके घर पर प्रदान करना है, उसके घर पे, ठीक है। तो मृदा परीक्षण की सुविधा उसके घर पे प्रदान करना है। साथ में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सृजन, ग्रामीण युवाओं रोजगार का सृजन। मृदा विश्लेषण पर आधारित जानकारी, यानी मृदा विश्लेषण पर आधारित जानकारी देना। लक्षित लाभार्थी, अगर हम लक्षित लाभार्थी, टारगेटेड जो हैं बेनिफिशरीज, लक्षित लाभार्थी की बात करें तो यह देश के सभी किसानों को 3 वर्ष के अंतराल पर प्रदान किया जाता है। 3 वर्ष के अंतराल पे लक्षित। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो प्रक्रिया और तंत्र में कृषि भूमि को सिंचित क्षेत्र के 2.5 हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र के 5 हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्र के 10 हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्र के 10 हेक्टेयर के ग्रिड में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ग्रिड से केवल एक नमूना लिया जाता है। राज्य सरकार अपने कृषि विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से नमूने एकत्र करती हैं और राज्य सरकारें इससे स्थानीय कृषि विज्ञान महाविद्यालयों में छात्रों को भी शामिल करती हैं। वहीं मिट्टी के नमूने आमतौर पर साल में 2 बार एकत्र किए जाते हैं, रबी और फसल कटाई के, जो है रबी और खरीफ की फसल की कटाई के बाद। जब खेत में कोई फसल खड़ी नहीं होती है तो नमूने के परीक्षण के बाद रिपोर्ट उन सभी किसानों को वितरित किए जाने और जिनकी सो ग्रिड के अंतर्गत थी। शुभारंभ कब किया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुभारंभ भाई, तो 19 फरवरी 2015 को। कहां से, राजस्थान के सूरतगढ़ से, राजस्थान के सूरतगढ़ से। कहां से भैया, सूरतगढ़। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी थी, ठीक है। तो ये योजना, अब इसका फंडिंग पैटर्न कैसा होगा, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फंडिंग पैटर्न भाई देखो, फंडिंग पैटर्न। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के द्वारा जो यूनियन टेरिटरीज हैं तो 100% फंडिंग होगी, ध्यान से सुनना। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, 90:10 की फंडिंग होगी, 90% सेंट्रल और 10% स्टेट। अन्य राज्यों में जो है, अदर स्टेट में, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, अदर स्टेट में 60:40 का रेशियो रहेगा। देखो, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के द्वारा फरवरी 2021 में राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और दादर नगर हवेली में अपने लक्ष्य को 100% हासिल कर लिया है। 100%। अब उन्हें वो कह रहे हैं मंत्री जी तो मानना पड़ेगा, लेकिन बाकी इसका जमीनी हालात क्या है तो अब मैं क्या बताऊं, इसमें से मैं जमीनी हालात इसकी देखा, मतलब इसमें से अगर हम बात करें तो जमीनी हालात इसकी बहुत ही खराब है। ये नो डाउट बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन और महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन जो कार्यान्वित एजेंसी हैं वो ढंग से वर्क नहीं कर पा रही हैं।
फरवरी 2017 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा भारत में मृदा कार्ड के तीव्र वितरण के लिए मृदा परीक्षण और संरचना पर किए गए अध्ययन के अकॉर्डिंगली यह पाया गया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर जो फर्टिलाइजर और जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग से कृषि में लागत जो है तो 8 से 10% की बचत की जा सकती है, इसमें कमी की जा सकती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत जो दी गई सिफारिशें हैं इसको अपनाकर फसलों की उपज भी 5 से 6% तक की वृद्धि की जा सकती है। अब ये जो स्टडी है 19 राज्यों के 76 जिलों में किया गया है, जिनमें से 170 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं और करीब 1700 किसानों को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है यह उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम एक जो है ये कार्यरत एक संगठन है। यह 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक स्वायत्त बहुपक्षीय गैर लाभकारी संगठन है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें से भारतीय कृषि में व्यापक परिवर्तन के लिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड ने इससे सतत खेती को करीब यानी 1/2% के साथ साथ इनमें इंक्रीजमेंट देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि इसमें से बहुत बढ़ावा मतलब इसमें से अगर वाकई में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू हो जाए तो किसानों को इससे बहुत लाभ हो सकता है। उनकी तो एक जो है कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और जो मतलब प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। किसानों को मिट्टी में पोषक तत्व की स्थिति, पोषक तत्वों के जो है उपयोग की समुचित मात्रा की सलाह आदि जो है इन सभी विवरणों को आपका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसमें से दिया जाएगा। अब जो सॉइल हेल्थ कार्ड और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजनाओं के तहत कुल 1 लाख इसमें से करीब 1326 करोड़ रुपया जारी किए गए थे। साथ में 2015 से 17 और 17 से 19 में इसमें जैसे कि 2015-17 में करीब 10 करोड़ और फिर उसमें 11 करोड़ रुपया ग्रिड आधारित जो है इतना खर्च किया गया था, ठीक है। एक ये रहा। वहीं सॉइल हेल्थ के सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए 2019-20 के दौरान करीब इसमें से 18.7 लाख भूमि जोत आधारित मृदा कार्ड वितरित किए गए हैं। इसमें 498 इसमें नई स्टैटिक सॉइल टेस्टिंग लैब्स जो है तो इसमें से ये सारी इसकी बात करी गई है। इस योजना के तहत राज्य क्षेत्रों में एसएसजी की सिफारिश पर जो 5.50 लाख प्रदर्शनी ये सारी चीज शामिल करी गई। ओके, अगला हमारा है इशू दूसरा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 का चुनाव था, है ना। सम्मान निधि योजना पीएम किसान, इसको बैकडेट से लागू किया गया था, पता है, और देखा गया बाद में कि इसका बहुत असर देखने को मिला, बहुत असर देखने को। मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण विभाग इसमें भी सेम मंत्रालय है, मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है भाई? मुख्य विशेषता देखो भाई, इस योजना के तहत प्रति वर्ष जो है 6,000 एनुअली 6,000 रुपया और 2,000 रुपए की 3 किस्तों पे, यानी हर 4 महीने के अंतराल पे जो किसानों के बैंक अकाउंट में खातों में सीधे डायरेक्टली हस्तांतरित किया जाता है। इसके अंतर्गत 6,000 रुपया और 2,000 की 3 किस्त, यानी 4 महीने के अंतराल में 4 मंथ 4 माह के अंतराल में 2,000 रुपया 2K और 2K, ठीक है। 4 माह बाद फिर 4 माह बाद फिर तो ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ये किसान सम्मान निधि योजना आर्थिक सहायता प्रदान करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसका अगर हम टारगेटेड लक्ष्य या उद्देश्य की बात करें, लक्ष्य एवं उद्देश्य, किसानों की आय को बढ़ाना है। किसानों की जो फार्मर हैं आय को क्या करना है? वृद्धि करना है। किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों में मदद करना है, यानी एक्सपेंडिचर में मदद करना है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यय को बढ़ावा देना है, जो है ग्रामीण क्षेत्र में व्यय को,
ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में व्यय को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ताकि इकोनॉमी भी तो ऊपर जाएगी, पैसा होगा तभी ये व्यय हो सकेगा। कृषि खर्च को पूरा करने के लिए किसानों को साहूकारों से, ध्यान से सुनना, चंगुल से पड़ने से बचाना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे कृषि संबंधी गतिविधियों को जारी रखें। मतलब क्या है, देखो भाई, कृषि में मैं जब आपको बताया कि भाई जो कृषि है ना, ये इसमें से क्या होता है कि ये कृषि और जनसंख्या के अंतर अगर हम इसको कंपेयर करें तो जनसंख्या बहुत रैपिडली बढ़ती है, और वहीं जो कृषि है तो इसका प्रोडक्शन एक निश्चित मतलब लेवल पे जाके वो स्टेबल कर जाता है और फिर कम होने लगता है। तो जो कृषि है ये आप ये कह लो कि ये घाटे की उससे प्रभावित हो जाती है बाद में। अब होता क्या है कि इसमें मैंने एक चीज और बताया कि भाई जो किसानों के पास ऐसा तो कोई इनकम होता नहीं है, तो इससे ये ठीक है कि इसको अगर और बढ़ा दिया जाए किसान सम्मान निधि योजना को, तो आप देखोगे कि इनके पास कोई ऐसा एडिशनल मतलब इनकम का कोई सोर्स होता नहीं है, दो ही टाइम, या तो जब ये अपना फसल बेचते हैं। अब जैसे मान लो कि जुलाई की बात कर रहा हूं, तो इन्हें पैसे की, पूंजी की जरूरत होती है, तो साहूकारों से पैसा मांग लेते हैं, तो उनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि भाई ये है साहूकारों से जो चंगुल से छुटकारा भी दिलवाएगा। ओके, ठीक है बेल। इसमें से लक्षित लाभार्थी, टारगेटेड बेनिफिशरीज, लक्षित लाभार्थी, शुरुआत में यह योजना केवल 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कराने के में शुरू की गई थी। बाद में इसके दायरे का विस्तार करके सभी किसान परिवारों को शामिल किया गया, भले ही इनकी जोत का आकार कुछ भी हो। योजना के तहत जो है परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं। मतलब इसमें कहा गया कि भाई स्टार्टिंग में, शुरुआत में इस योजना को 2 हेक्टेयर तक की जो है कृषि योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों को जो है, स्मॉल फार्मर और जो मार्जिनल फार्मर है, तो इनको क्या है आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। बाद में इसके दायरे को एक्सटेंड कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया और सभी किसानों को इसमें से शामिल किया गया, भले ही उनकी जोत का आकार चाहे कितना बड़ा क्यों भी ना हो। योजना के तहत परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को उन किसान परिवारों की पहचान करने में जिम्मेदारी दी गई है जो योजना के अंतर्गत सहायता के पात्र हैं। संपन्न किसानों को योजना से बाहर रखा गया है। ऐसे किसान जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट जैसे आदि पेशेवर इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन पाने वाले इस योजना का लाभ वो भी नहीं ले सकेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां भूस्वामित्व जो है अधिकार पर आधारित है, तो उन क्षेत्रों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन से विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि नामांकन के लिए किसान को स्थानीय पटवारी अधिकारी या राज्य सरकार के द्वारा नामित पीएम किसान के नोडल अधिकारी से संपर्क करना होता है। किसान पीएम जो है किसान पोर्टल के माध्यम से, किसान कॉर्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटरों को भी फीस लेकर के योजना के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसका शुभारंभ मैंने बताया कि भाई इस योजना का जो शुभारंभ है ये 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर के, जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, यहाँ से शुरू किया गया था। लेकिन इसको पूर्ववर्ती, पहले से पूर्वगामी तौर से लागू किया गया था, क्योंकि इलेक्शन थे 2019 में, तो इसको 1 दिसंबर 2018 से पूर्वगामी तौर से लागू किया गया था, ताकि किसानों को हर हाल में पहुंच जाए। और लोग फिर बोलते हैं ना कि देखो कुछ तो मिला, पहले तो कुछ नहीं मिलता था। तो ये भी देखो हमारे यहाँ ना फ्री की रेवड़ियां भारत में लोग बहुत पसंद करते हैं। अब वित्तीय अगर जो इसकी मतलब फंडिंग की बात करें, तो भाई प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब सेंट्रली सेक्टर्ड है। इसमें से 100% जो है फंडिंग किसे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ध्यान रखना। किसान पीएम मोबाइल ऐप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पीएम किसान मोबाइल ऐप को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है। पीएम किसान मोबाइल ऐप
किसान इस ऐप के माध्यम से अपने आवेदन की तिथि देख सकते हैं, सूचनाओं को अपडेट कर सकते हैं और अपने बैंक खातों में जो पैसों के जमा किए गए उसकी जांच भी कर सकते हैं। किससे भाई? पीएम किसान मोबाइल ऐप। ओके, तो ये ध्यान ध्यान देना है। अब सभी किसानों तक जो पीएम किसान का विस्तार करना है, तो जैसे कि मैंने बताया वर्ष 2020 के लिए इसमें से करीब 87,217 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। 14.5 करोड़ किसानों को इसमें से लाभ मिलेगा। खेती की जमीन वाले सभी पात्र किसान परिवार जो है निर्धारित मानदंडों के मुताबिक अब इसका पंजीकरण कर सकते हैं। पीएम किसान के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए पीएम किसान को 2019 में जो है किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष आय उसमें से दिया जाएगा। अब तक करीब 11 से अधिक किसान जो है इससे लाभान्वित हो चुके हैं। अब तक विभिन्न किस्तों में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें से 13,73,538 करोड़ रुपया जारी किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष की जो करंट फाइनेंस ईयर की बात करें 2021-22 के दौरान इसमें से 21,000 जो है 60 करोड़ रुपया जारी किया गया है। वहीं 84,300 जो 36 करोड़ रुपया कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए थे। तो ये जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने इसमें से लाभार्थी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा ये ध्यान रखिएगा। ओके, साथ में अगर हम बात करें तो मैंने एक चीज ये भी बताई कि पहले ये एक्चुअल में इसको खास करके 2 हेक्टेयर तक की कृषि जो योग्य भूमि थी उन्हीं को दिया जा रहा था। बाद में जो सभी किसानों के लिए पहले मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर तक ही एक्सटेंडेड था, बाद में सभी किसानों तक इसको क्या कर दिया गया था, इसका विस्तार कर दिया गया था। साथ में इसमें से कंप्लीट जो फंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और वैसे किसान इस योजना में नहीं शामिल होंगे जो पिछले आकलन में आयकर का भुगतान किया है या फिर वो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जिसकी पेंशन 10,000 तक है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दूसरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब भाई अगर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो संबंधित मंत्रालय, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रालय, तो मंत्रालय वही, ठीक है। अब यह खेतों में कुशल जल प्रबंधन, जो स्प्रिंकलर ड्रिप है, पिवट, रेनगेट, रेनगन जैसे ये जो सटीक जल अनुप्रयोग हैं, इन उपकरणों को जल सिंचन को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म सिंचाई संरचनाओं का निर्माण और वैज्ञानिक तौर से नमी संरक्षण आदि को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है यह वर्षा जल मतलब संरक्षण, जो वर्षा का जल है उसको संरक्षण करके जल संचयन संरचनाओं, कृषि हेतु तालाबों, छोटे चेक डैम आदि का निर्माण कार्य करता है। वहीं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में अगर हम बात करें तो वर्तमान में यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट है। यह सिंचाई स्रोत, जल वितरण प्रणालियों की फील्ड चैनल, जल मोड़, लिफ्ट सिंचाई, डायवर्जन, नहरों के निर्माण और इसके लिए उपाय करता है। तो आपने ये देखा वही जो है इसमें से सेम मंत्रालय है, ठीक है। अब देखो कार्यान्वयन एजेंसी देख लो भैया, कार्यान्वयन एजेंसी, देखो कार्यान्वयन एजेंसी की बात करते हैं हम तो इसमें से एनएससी, एनएससी मतलब राष्ट्रीय संचालन समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति, फिर एनईसी, एनईसी मतलब राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, ध्यान से सुनना, इसे लिख दे लूं क्या, राष्ट्रीय संचालन समिति। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें से राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें से जो है राज्य स्तरीय मंजूरी समिति और जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति। तो इसमें से ये जो चार इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी हैं, तो जैसे पहले के बारे में हम बात करें, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन प्रॉपर पूछा जा सकता है। कार्यान्वयन, ओके, तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्यान्वयन एजेंसियां, कार्यान्वयन एजेंसियों में जैसे कि मैंने आपको बताया ये सभी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। ओके, देखो भाई राष्ट्रीय संचालन समिति नंबर 1,
राष्ट्रीय संचालन समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति। इसमें से यह अंतर मंत्रालयी समिति है, यह अंतर मंत्रालयी समिति है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह भैया अंतर मंत्रालयी, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं और यह राष्ट्रीय स्तर पर इसी कार्यक्रम की निगरानी करता है। तो ये राष्ट्रीय संचालन समिति। एक दूसरा इसमें से अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में जो इसका गठन है वो नीति आयोग की उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीति आयोग की जो उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया था। अब यह कार्यक्रम के कार्यान्वयन, अंतर मंत्रालयी समन्वय, संसाधनों के आवंटन, प्रशासनिक मुद्दों का निवारण, निगरानी और प्रदर्शन मूल्य सूचकांक आदि के देखरेख में किया जाता है। साथ में राज्य स्तरीय मंजूरी समिति, राज्य स्तरीय मंजूरी समिति, इसकी अध्यक्षता संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव करते हैं। इसकी जो अध्यक्षता है संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव करते हैं, चीफ सेक्रेटरी करते हैं। यह राज्य स्तर पर योजना का संचालन करता है। इसके पास परियोजना को मंजूरी देने और योजना की प्रगति की निगरानी करने का पूरा अधिकार है। फिर जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति, जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति। ये जो जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति है इसका गठन जमीनी स्तर पर अंतिम 6 समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अंतिम छोर पर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। जिला स्तर पर जो है योजना का संचालन करता है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो हर खेत को पानी, ध्यान से सुनना, हर खेत को पानी, ये आदर्श वाक्य के साथ, हर खेत को पानी, ये एक आदर्श वाक्य के साथ इसे सिंचाई युक्त कृषि क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए लागू किया गया था। लक्ष्य क्या है, टारगेट, देखो इसमें से खेत पर पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई युक्त कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, यानी हर खेत को पानी, इसमें से सटीक सिंचाई और अन्य जल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, यानी प्रति बूंद अधिक फसल, ठीक है। इसमें से किसानों में जो जल संचय और जल प्रबंधन, फसल संरेखण और गतिविधियों को बढ़ावा देना, जल संचय और जल सिंचन। साथ में निवेश, जो सिंचाई में निवेश के लिए जिला स्तरीय योजनाओं यदि मान लो आवश्यक है तो उप जिला स्तरीय जल उपयोग योजना तैयार करना। वहीं उपयुक्त तकनीकी, टेक्नोलॉजी और प्रथाओं के माध्यम से पानी का सर्वोत्तम उपयोग करना। बर्बादी को कम करने के लिए, जो पानी की बर्बादी है, तो कृषि जल उपयोगिता दक्षता में सुधार करना। विभिन्न जल स्रोतों में विवरण चैनलों को एकीकृत करना। उपनगरीय क्षेत्रों में कृषि के लिए जो है उपचारित नगर पालिका अपशिष्ट जल के जो पुनः उपयोग की व्यवहार्यता का आकलन करना। प्रक्रिया की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री केवाईसी जो है PMKSY का उद्देश्य जो है KSY, ठीक है ना, तो इसमें विकेंद्रीकृत राज्य स्तरीय और निष्पादन संरचना का विकास करना। यह राज्यों को जिला सिंचाई योजना जो DIP है और राज्य सिंचाई योजना SIP योजना क्या है तैयार करके अनुमति देना। साथ में DIP जिला जो है जिले का समग्र विकासात्मक दृष्टिकोण, इसमें से 3 घटक होंगे। एक, एकीकृत करते हुए मध्यम दीर्घकालिक विकास योजनाओं का रूपरेखा ब्लूप्रिंट तैयार करना। जल स्रोत और वितरण जो है वितरण नेटवर्क और जिले के जल को मतलब जिले के जल का उपयोग। वहीं SIP में पूरे राज्य को समग्र विकासात्मक दृष्टिकोण रखना और इस योजना के तहत बनाई गई जो सभी संरचनाओं को जियो टैग किया गया है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ योजना के जो अवयव हैं, योजना के अवयव, घटक, अंग, इसमें से जैसे कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIPP, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, प्रति बूंद पर ड्रिप, PDMC, प्रति बूंद अधिक फसल,
WD यानी वाटरशेड जो डेवलपमेंट विकास, ठीक है। तो ये जो चार चीजें इसका अवयव है, ध्यान रखना। शुभारंभ इसका कब किया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का PMKSY का जो शुभारंभ है 1 जुलाई 2015 को शुभारंभ किया गया। इसका वित्तीयन पैटर्न जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये प्रायोजित योजना है, कोर स्कीम है, ठीक है। अब जैसे कि केंद्र राज्यों का इसमें से 75 25 यानी जो है केंद्र राज्यों का, सेंट्रल और स्टेट का, और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों का 90 और 10 ये है। पूर्व की योजनाओं का जो सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व के जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण मंत्रालय की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, यानी ए जो इसे यानी पूर्व के जल संसाधन में नदी विकास गंगा संरक्षण की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। फिर इसके साथ साथ भूमि संसाधन विभाग की एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम, कृषि और सहकारिता विभाग की जो है फॉर्म जल प्रबंधन यानी OFWM, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब भारतीय कृषि में व्यापक परिवर्तन के लिए जो है ये ईयर ऑफ, अगर हम बात करते हैं तो ये ईयर ऑफ सेवा है। अब इसमें से जो प्रति बूंद अधिक फसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वहीं प्रति बूंद अधिक फसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसमें से चार प्रॉपर एक अवयव है, जैसे कि चार अवयव को मैंने आपके सामने रखा है। अब खेतों में जल के समुचित उपयोग, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। खेतों में जल के जो है समुचित उपयोग को बढ़ावा देना और क्षमता को बढ़ाने के लिए इनपुट बिजली श्रम उर्वरक की लागत को कम करना, किसानों की आय में सुधार करने के लिए 2015-16 से ये लागू किया गया। 2014-15 में और से 2020-21 तक सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 60.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। 2014-15 से 2020-21 तक सूक्ष्म सिंचाई हेतु जो राज्यों के लिए करीब इसमें से 15,511 करोड़ रुपया जो है केंद्रीय सहायता जारी की गई है। वहीं 18-19 के दौरान नाबार्ड के साथ इसमें से 5,000 करोड़ की प्रारंभिक इसमें से पूंजी के साथ इसको माइक्रो इरिगेशन फंड जो है यानी MIF बनाया गया है नाबार्ड के माध्यम से। साथ में मौजूदा जो प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है, इसके तहत जो फंड है सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत राज्य सरकार ने सेंट्रल देती है। नाबार्ड के तहत जो ये यानी MIF की जो प्रारंभिक पूंजी है 5,000 करोड़ को दोगुना करके बजट में दोगुना करने के लिए बजट में घोषणा भी करी गई है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना मंत्रालय वही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कार्यान्वयन एजेंसी। वही देखो ये योजना को विभिन्न स्तरों के माध्यम से लागू किया गया है, ठीक है। अब जैसे राष्ट्रीय स्तर पर इसे कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत, और वहीं अगर हम बात करें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के जैविक कृषि प्रकोष्ठ के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। वहीं राज्य स्तर की अगर हम बात करते हैं तो कृषि और सहकारिता विभाग जो है इसको क्रियान्वित कर रहा है, और जिले के भीतर क्षेत्रीय परिषदें जो हैं और जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी रही हैं। अब इसकी मुख्य विशेषताओं के तौर पे बात करें तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सतत कृषि के राष्ट्रीय जो मिशन के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना का एक ये कंपोनेंट है, घटक है। इसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर के जैविक खेती के मॉडल को क्या है विकास करना है। इसमें दीर्घकालिक मिट्टी की उर्वरता का परीक्षण, संसाधन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में मदद मिलेगी। साथ में इसका लक्ष्य है कि भाई प्राकृतिक संसाधन, अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत एवं जलवायु अनुकूल ऐसी सतत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, खेतों में पोषण तत्वों का पुनर्चक्रण और जो बाहरी लागत है तो बाहरी लागतों पर किसानों की निर्भरता को कम हो। वहीं मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना,
कृषि रसायनों के उपयोग के बिना जैविक पद्धतियों के माध्यम से स्वस्थ भोजन के उत्पादन में मदद करे। सतत एकीकृत जैविक कृषि प्रणालियों के माध्यम से कृषि की लागत को कम करना, इससे किसान की जो है निवल आय में वृद्धि होती है। वहीं मानव उपभोग के लिए रसायन मुक्त और पौष्टिक भोजन का उत्पादन करना, पर्यावरण हितैषी पारंपरिक तकनीकी और किसान हितैषी प्रौद्योगिकियों को अपना करके खतरनाक अकार्बनिक रसायनों से पर्यावरण की रक्षा करना, उत्पादन प्रसंस्कृत मूल्यवर्धन और प्रमाणन के प्रबंधन की क्षमता वाले समूह और संस्थागत विकास के माध्यम से किसानों को समूह के तौर पर सशक्त बनाना, स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से किसानों को उद्यमी बनाना, लाभ किसानों पर प्रमाणीकरण के व्यय पर कोई भार नहीं है। प्रत्येक किसान को 3 वर्ष में 20,000 जो है रुपए तक एक प्रति एकड़ बीज से लेकर के फसलों की कटाई, उपज और बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। वहीं जिसमें से लक्षित लाभार्थी तो 50 एकड़ भूमि वाले 50 या फिर अधिक किसानों के जो समूह जो कि जैविक खेती करने के इच्छुक हैं, इस योजना के तहत किसानों के समूहों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं प्रक्रिया तो कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के जो है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के द्वारा वर्ष फरवरी के अंत तक, यानी प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों हेतु संभावित आवंटन की सूचना दी जाती है। राज्य सरकारें प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह तक परियोजनाओं के आधार पर क्लस्टर वार्षिक कार्य योजना तैयार करती हैं। इस वार्षिक कार्य योजना को प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंत तक उपयुक्त विभागों के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। फिर मई के पहले सप्ताह तक इसमें प्रत्येक वर्ष राज्यों को फंड किया जाता है। निगरानी की बात करें तो यह अधिकृत एजेंसियों के द्वारा राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर नियमित अंतराल किया जाता है। कार्यान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी को व्यापक तौर से इसमें प्रयोग किया जाता है। इस योजना के तहत चुने गए निगरानी के उद्देश्य से साथ ही उगाई गई फसलों के आधार पर जो विपणन की सुविधा के लिए जियो टैग किया जाता है। वित्तीयन वहीं योजना के तहत केंद्र और राज्य का जो फंडिंग पैटर्न है 60:40 के अनुपात में है। वहीं उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के मामले में केंद्र और राज्य के लिए जो अनुपात क्रमशः 90:10 का है। ठीक है, तो ये रही आपका परंपरागत कृषि विकास योजना के जरिए कुछ जैविक खेती को बढ़ावा देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2015-16 से 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है तो इसके अनुसार करीब इसमें से 1,57,665 करोड़ रुपया दिया गया है। वहीं 2015 से 16 तक इसमें से 30,900 से क्लस्टर करीब 20 हेक्टेयर प्रत्येक का गठन किया गया है। 6.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा और 15.47 लाख किसान इसमें से लाभान्वित होंगे। किसानों को अपने जैविक उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन वेब पोर्टल भी बनाया गया है। वहीं 4.32 लाख किसान जो है 14,598 स्थानीय समूह और 75 इनपुट आपूर्तिकर्ता, 7,569 खरीदार और इसमें से 1,31,385 उत्पाद पहले से ही रजिस्टर्ड रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको मेंस में लिखने में भी मदद करेंगे। ठीक है, अगला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखो भाई मंत्रालय जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, तो कार्यान्वयन एजेंसी यह योजना सामान्य बीमा जो है कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। कार्यान्वयन एजेंसी का चयन संबंधित राज्य के द्वारा नीलामी के माध्यम से किया जाता है। पूरी जो प्रणाली कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन पर नियंत्रण में ये क्या है भाई काम करती है। इसके साथ साथ अगर हम इसमें से बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके अंतर्गत जो है यह योजना फसल की बर्बादी के खिलाफ एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है।
इसमें से किसानों की आय को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत उन सभी खाद्य और तिलहन फसलों, वार्षिक, वाणिज्यिक, बागवानी फसलों में इन सभी फसलों को शामिल किया गया है, जिसके जरिए प्रत्येक वर्ष के उपज संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं और उसके लिए एक सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के तहत पर्याप्त जो है संख्या में जो फसल कर्तन प्रयोग किए जाते हैं। मैंने बताया कार्यान्वयन एजेंसी के अंतर्गत कि भाई इसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिख देता हूं, नहीं आप लोग बोलोगे। मंत्रालय में वही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी पूछा जाता है, कार्यान्वयन एजेंसी में यह योजना सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा जो है कार्यान्वित की जा रही है। सामान्य बीमा कंपनियों के द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी का चयन राज्य सरकार के द्वारा नीलामी के माध्यम से किया जाता है। पूरी प्रणाली कृषि सहकारिता और कल्याण जो किसान कल्याण विभाग और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन और नियंत्रण में काम करती है। मुख्य विशेषता बताए कि इस योजना में जो है, इसकी मुख्य विशेषता है कि भाई जो कृषि की बर्बादी, फसल की बर्बादी के खिलाफ यह एक व्यापक बीमा कवर करती प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय को स्टेबल रखा जा सकेगा, स्टेबल रखने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत सभी खाद्य, तिलहन और इसके साथ साथ इसमें से जो वाणिज्यिक से जो कैश क्रॉप्स और बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। इसके लिए पिछले वर्ष के जो उपज संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं, जिसके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के तहत पर्याप्त संख्या में फसल का कर्तन प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लक्ष्य इसका, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण किसी अधिसूचित फसल के खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता और बीमा कवरेज प्रदान करना, किसानों की आय को स्थिर करना ताकि वे कृषि में निरंतर लगे रहें। किसानों की आय को क्या करना भाई, स्थिर बनाए रखना ताकि वो कृषि में निरंतर लगे रहें। इसके साथ साथ किसानों के बीच नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना, जो कृषि क्षेत्र है ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना। प्रक्रिया क्या है भाई, सभी अधिसूचित रबी फसलों, खरीफ फसलों, बागवानी फसलों के लिए किसानों को, देखो इसमें से ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रबी फसलों के लिए कितना, 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2%, और इसमें से बागवानी फसलों के लिए 5% का समान जो है प्रीमियम, इसमें से प्रीमियम देना होगा। किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दरें बहुत कम है। शेष धनराशि का भुगतान सरकार के द्वारा पूरी बीमा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें से जो सरकारी सब्सिडी की अगर हम बात करते हैं तो सरकारी सब्सिडी जो है इसके ऊपर कोई बीमा, सरकारी सब्सिडी जो है इसके ऊपर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह योजना क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर लागू की गई है, अर्थात प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए एक परिभाषित क्षेत्र समान जोखिम का इसमें से सामना करती है। लाभ, अधिसूचित क्षेत्र में यह बीमित किसान प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति के कारण अधिसूचित फसल बोने में सक्षम नहीं है तो वे बीमित राशि के अंतर्गत 25% तक के क्षतिपूर्ति दावों के पात्र है। उन फसलों की कटाई के बाद नुकसान के लिए 14 दिनों तक की अवधि तक बीमा कवरेज उपलब्ध है, जिन्हें खेत में ही काटने के उपरांत सूखने के लिए फैला दिया जाता है। अधिसूचित क्षेत्रों में जो अधिसूचित क्षेत्र हैं तो क्षेत्र में खेतों को प्रभावित करने वाले ओलावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ जैसी चिन्हित स्थानीय जोखिमों से होने वाली हानि और क्षति को भी कवर किया गया है।
पुरानी योजनाओं की जो है रीब्रांडिंग की बात करें तो यह संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जैसी पिछली योजनाओं को ही ये प्रतिस्थापित करेगी। इसमें से टारगेटेड बेनिफिशरीज की बात करें तो अधिसूचित क्षेत्र के जो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान इस योजना के मतलब पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। 2020 के खरीफ फसलों में से पहले किसान जो है जो 2020 के खरीफ मौसम में पहले तक अधिसूचित क्षेत्र में कृषि या फिर केसीसी के माध्यम से लेने वाले किसानों के लिए योजना के तहत नामांकन अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त अन्य किसान जिन्हें की सरकार समय समय पर शामिल करने का निर्णय लेती है, सभी गैर कृषि किसानों को स्वैच्छिक भागीदारी की अनुमति। शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वही 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। फंडिंग पैटर्न यहाँ तो इसमें जो शेष प्रीमियम है जो कि सांख्यिकी जोखिम मूल्यांकन के आधार पर वास्तविक प्रीमियम दर का भुगतान केंद्र और राज्य जो है 50-50 करते हैं। तो ये भी जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके साथ साथ जो दूसरा चीज मैं बताने वाला हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0। इसमें से जो पूर्व योजना की कुछ चुनौतियां हैं, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता पर्याप्त है, लेकिन इसमें से कृषि संबंधित चुनौतियां कम हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में फसल बीमा योजना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पिछली योजना ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानों के लिए इस बीमा में अनिवार्य जो है बीमा कवर अनिवार्य कर दिया था। कई मामलों में केसीसी का उपयोग करने वाले किसानों को यह पता नहीं होता था कि उन्हें ऋण के भुगतान की प्रक्रिया में जो बीमा के प्रीमियम का भुगतान करना होता है और यह जो है प्रीमियम स्वतः मूल राशि से जोड़ दी जाती है। किसानों का जो कोई पॉलिसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, केंद्रीय सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं थी, बीमाकर्ताओं को सीधे बैंक के माध्यम से ऋणी किसानों के तौर पे ग्राहक प्राप्त करते थे, जिसके कारण बीमा कंपनियों ने योजना के सक्रिय रूप में भाग नहीं लेते थे। कई राज्यों में बीमा कंपनियों को राज्य सब्सिडी के भुगतान के मतलब भारी विलंब देखा गया, इससे दावों का समय पर निपटान प्रभावित होता था। अब इसमें से कुछ बदलाव लाए गए हैं कि 2020 के खरीफ मौसम में सभी किसानों के लिए ये योजना स्वैच्छिक बनाया जाए। साथ में बीमा कंपनियों को अब ग्राहक प्राप्त करने के लिए किसानों में फसल जोखिम कवरेज के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वास्तविक प्रयास करने होंगे। एकत्र करने के लिए प्रीमियम 0.5% बीमा कंपनियों को सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों पर खर्च करना होगा। कैबिनेट ने असंचित और उच्च जोखिम क्षेत्र के लिए अधिकतम केंद्रीय प्रीमियम सब्सिडी 30% तक, सिंचित कम जोखिम वाले जो क्षेत्रों में उनके लिए 25% तक तय की है। अब उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए प्रीमियम सब्सिडी में से केंद्रीय हिस्सा जो है तो पूर्व में 50% से बढ़ा करके 90% कर दिया गया था। अब यदि राज्य जो है खरीफ मौसम के लिए 31 मार्च से पहले, रबी मौसम के लिए 30 सितंबर से पहले प्रीमियम सब्सिडी का अपना हिस्सा जारी नहीं करते हैं तो उन्हें अगले कृषि मौसम में योजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु लचीलापन प्रदान किया गया है। साथ ही इसमें बुआई अक्षमता, स्थानीय आपदा, मध्य मौसम जो उत्पन्न कोई प्रतिकूलता या कटाई के बाद नुकसान जैसी कई इसमें से इसके अतिरिक्त जोखिम कवर का चयन करने का विकल्प दिया गया है। कार्यान्वयन करने वाली राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों के साथ केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है और यह पूरे देश में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सूचना के प्रसार संबंधी अंतराल को भी दूर करता है। देखो भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है तो इससे फसल मतलब एक तरीके से ये फसलें जो सुरक्षित हुई हैं। 2016 में प्रारंभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बुआई से पहले, पूर्व से लेकर के फसल की कटाई के बाद तक पूरे फसल चक्र में कुल बीमा राशि के मुकाबले बेहद कम प्रीमियम का भुगतान करना होता था। अब होता क्या है भाई कि इसमें से योजना के तहत जो बजटीय आवंटन 2013-14 में करीब इसमें से 25,585.35 करोड़ से बढ़ा करके 2021-22 में इसमें से करीब 16,000 करोड़ कर दिया गया है।
साथ में 2014-15 में 3.7 करोड़ आवेदन मिले थे। इसकी तुलना में 2020-21 में 6 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों को कवर किया जाएगा। यह 64% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगला है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, पीएम आशा। ठीक है, संरक्षण अभियान। देखो, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। ये पीएम आशा क्या है? मंत्रालय वही कृषि एवं मंत्रालय कृषि एवं किसान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसमें आप देखोगे इसका उद्देश्य किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, खरीदारी की प्रक्रिया को मजबूत करके यह योजना किसानों की आय में काफी हद तक सुधार करने पर केंद्रित है। योजना के घटकों की बात करें तो मूल्य समर्थन योजना, देखो घटकों की बात करें तो मूल्य समर्थन योजना एमएसपी। ठीक है, मूल्य समर्थन योजना, एमएसपी कहाँ बोला जाए, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी, इसे बोला जाएगा पीएसएस। ठीक है, इसके तहत जो है कुछ कृषि उत्पादकों की भौतिक खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसी के द्वारा की जाती है। राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। निर्धारित उत्पाद में दलहन, तिलहन और कोपरा शामिल होता है। कार्यान्वयन एजेंसी है नेफेड और एफसीआई जो भारतीय खाद्य निगम है। इसके साथ राज्यों, जिलों और जो है पेशेस का संचालन करती है। खरीद व्यय और नुकसान केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। मूल्य न्यूनता भुगतान योजना जो है यानी पीडीपीएस, तो इस योजना में जो फसलों की कोई भौतिक खरीद नहीं होती है, इसमें से पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित मंडी प्रांगण में अपनी उपज बेचने और पंजीकृत किसानों को जो है एमएसपी और बिक्री मूल्य के अंतर का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है। शामिल उत्पाद की बात करें तो इसके तहत सभी जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है जो कि एमएसपी के तहत शामिल नहीं है। सभी भुगतान सीधे किसानों के पंजीकृत बैंक खाते में किए जाते हैं। ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें उत्पादक के 25% से अधिक की मात्रा के लिए यानी पीडीपीएस के तहत और वहीं एमएसपी के तहत 25% से अधिक मूल्य अंतर की वित्तीय बोझ वहन करने के लिए सहमति प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ इसमें से जैसे कि निधि खरीद स्टॉकिंग योजना रही है और इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी योजनाएं रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम बात करें तो इससे संबंधित कुछ योजनाओं में जैसे कि निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना है, इसको भी थोड़ा सा बता दूं जिससे कि छूट जाए। देखो, इसे खरीद कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का निरीक्षण करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, ताकि जो प्राप्त अनुभवों के आधार पर खरीद कार्यों में निजी भागीदारी का दायरा बढ़ाया जा सके। यह निर्णय लिया गया कि तिलहन के लिए राज्यों के पास जो है निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना को चुनिंदा जिलों में जो है एपीएमसी में पायलट आधार पर शुरू करने का विकल्प है। प्रायोगिक जिले फिर चयनित एपीएमसी तिलहन की एक या अधिक फसल को शामिल करेंगे, जिसमें से एमएसपी अधिसूचित किया गया है। क्योंकि यह जो है पीएसएम यानी पीएसएस के समान है, क्योंकि इसमें अधिसूचित वस्तु की खरीद शामिल है। यह प्रायोगिक जिलों में जो है पीएसएस और जो है पीडीपीएस योजनाओं को प्रतिस्थापित करेगी। जब भी बाजार में कीमतें अधिसूचित एमएसपी से नीचे जाती हैं, जब देखोगे जब भी राज्य सरकार के द्वारा बाजार में प्रवेश करने के लिए अधिकृत किया जाता है, तो चयनित निजी एजेंसी जो है पंजीकृत किसानों से निर्धारित अवधि के दौरान अधिसूचित बाजारों में एमएसपी पर उत्पादों की खरीद करेगी। अधिसूचित एमएसपी का अधिकतम 15% तक सेवा शुल्क देय होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें से इसकी प्रक्रिया की बात करें तो पीएम आशा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मौसम में पीएसएस और पीडीपीएस में जो किसी एक को चुनना होता है और एक राज्य में एक उत्पाद के संबंध में दोनों में से केवल एक योजना को ही लागू किया जा सकता है। राज्यों के पास प्रायोगिक तौर से जो पीपीएसएस शुरू करने का विकल्प है। लाभ की बात करें तो उत्पादों की अच्छी कीमत प्राप्त करने में किसानों की सहायता होगी, यह किसानों की एक तरीके से हेल्प होगी। यह किसानों के उत्पाद और श्रम की लागत पर पर्याप्त लाभ प्रदान कराता है। तो इससे संबंधित जो प्रधानमंत्री जो ये आशा योजना है, प्रधानमंत्री आशा योजना मतलब अन्नदाता आय संरक्षण अभियान,
तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखना योजना के घटक में कुछ चीजें बहुत इसमें से इंपॉर्टेंट है, जैसे योजना के घटक में मूल्य समर्थन योजना, इसके साथ साथ मूल्य न्यूनतम जो भुगतान योजना जिसको पीडीपीएस कहते हैं, ये घटक है। निजी खरीद और स्टॉकिंग योजना तीसरा घटक है इसमें से, और इसका जो प्रोसेस है ये ध्यान रखना, इसके घटकों से क्वेश्चन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अर्थात पीएम आशा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इसमें से जो किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना आय संरक्षण योजना जिसको पीएम आशा का शुभारंभ किया था, और इसमें से कृषि जिंसों की खरीद के लिए एक महत्वपूर्ण अभूतपूर्व कदम माना जाता है जो कृषि जिंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही हैं, और आपको पता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस समय जो कृषि मंत्री वो कौन है। थोड़ा सा आपको कृषि मंत्री जी के बारे में पता होगा, एक्चुअल में पॉपुलर हो सकता है पूछ ले स्टेट सिविल सर्विस में, क्योंकि बहुत नाम आया है इनका। अब देखो मूल्य समर्थन योजना पीएसएस जो मैंने बताया, और मूल्य कमी भुगतान योजना पीडीपीएस, और निजी खरीद स्टॉकिक्स योजना। तो बहुत सिंपल सा दो इसके जो ये कंपोनेंट है इनके बारे में थोड़ा सा सुन लो। केंद्रीय नोडल एजेंसियों के द्वारा, जो केंद्रीय नोडल एजेंसी हैं, तो इनके द्वारा जो मूल्य समर्थन योजना है, तो राज्य सरकारों के साथ दाल में, तिलहन में और कोपरा की खरीद की जाएगी। केंद्र सरकार 25% उत्पादन तक खरीद के कारण इसमें से खरीद व्यय और घाटे को सहन करेगा। वहीं जो मूल्य कमी भुगतान योजना में, इस योजना के अंतर्गत सभी तिलहन कवर होंगे, चाहे कुछ भी तिलहन में आए, और जिनके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अधिसूचित किया गया है। किसानों को एमएसपी और बिक्री मूल्य के अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान मिलेगा। निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना के अंतर्गत खरीद क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी शुरू की जाएगी। तिलहन के लिए राज्यों के पास कुछ चुनिंदा शहरों और इसमें से पायलट आधार पर इस योजना का शुरू करने का विकल्प है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ तक अपना अच्छे से मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और इसके आगे जो है मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में सारी कंप्लीट चीजें हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। ओके।